नमस्कार, मेरा नाम धर्मेंद्र चाहर है। आइए हम जानते हैं संपत्तियों का बंटवारा किस प्रकार से होता है, यानी कि डिवीज़न ऑफ प्रॉपर्टीज़। डिवीज़न ऑफ प्रॉपर्टी को जानने से पहले हम जानते हैं कि हमारे समाज में कितने प्रकार की संपत्तियां होती हैं। 3 प्रकार की अमूमन संपत्तियां होती हैं। सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी यानी कि अपनी मेहनत से कमाई हुई संपत्ति। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जो 4 पीढ़ियों से संपत्ति चली आ रही है, परदादा, दादा, पिता और बेटे के बीच में, उसे हम एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी कहते हैं। तीसरी है सेपरेट प्रॉपर्टी, यानी कि ऐसी संपत्ति जो व्यक्ति को दान में या गिफ्ट में या वसीयत में प्राप्त हुई है, उसे हम सेपरेट प्रॉपर्टी कहते हैं। तो आइए एक एक करके जानते हैं कि इन संपत्तियों का बंटवारा पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों के बीच में किस प्रकार से किया जाता है। सबसे पहले जानते हैं कि सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी का डिवीज़न या पार्टीशन किस प्रकार से किया जाता है। सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी यानी कि स्वयं अर्जित संपत्ति, कोई भी संपत्ति जो आपकी अपनी व्यक्तिगत आय से खरीदी गई संपत्ति है, जिस पर व्यक्ति के स्वयं के अधिकार होते हैं, उसे हम सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी कहते हैं। सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी पर कोई भी व्यक्ति क्लेम नहीं कर सकता है, बशर्ते स्वयं व्यक्ति अपनी इच्छा के उस व्यक्ति को अन्य व्यक्ति को ट्रांसफ़र करे। बेटा हो, बेटी हो, पत्नी हो, परिवार में अन्य लोग हों या रिश्तेदार हों, सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी पर कोई भी व्यक्ति क्लेम नहीं कर सकता है। सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी को अपनी मर्जी से किसी को भी देना पिता का कानूनी अधिकार होता है। पिता अपनी संतान में सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी को बराबर या किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति को भी दे सकता है, क्योंकि यह उसका कानूनी अधिकार है। आइए हम जानते हैं कि सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी का डिवीज़न कैसे होता है। मान लीजिए एक पिता बिना वसीयत के सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी मृत्यु के बाद छोड़ के गए हैं, तो ऐसी स्थिति में उनकी संतान और उनकी पत्नी को, यानी कि माँ को और बेटों को बराबर सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी कोर्ट के द्वारा कानूनी रूप से बांटी जाएगी। अगर एक पिता विद विल यानी कि वसीयत से सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी को दे करके जाता है, तो पिता उस सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी को किसी को भी दे सकता है। अपनी पत्नी को दे सकता है, अपने बच्चों को दे सकता है या किसी अन्य व्यक्ति को दे सकता है, क्योंकि सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी वह संपत्ति होती है जो किसी भी व्यक्ति ने अपनी कड़ी मेहनत से अपने जीवन काल में कमाई होती है, क्योंकि पूरा अधिकार उस संपत्ति पर उस स्वयं का व्यक्ति का होता है। तो यह उस व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वो व्यक्ति अपनी मृत्यु के बाद उस संपत्ति को किसे देना चाहता है। मान लीजिए एक व्यक्ति अपनी बेटा और बेटी में से एक को या बेटे को अगर संपत्ति में सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी को वसीयत में छोड़ करके जाते हैं, तो यहाँ पर पत्नी और बेटी उस संपत्ति में हकदार नहीं होंगे। अगर पिता अपनी बेटी को विल के द्वारा सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी दे करके जाते हैं, तो बेटा और पत्नी उस संपत्ति में हकदार नहीं होंगे। अगर पिता अपनी वाइफ यानी कि बच्चों की माँ को विल के द्वारा आफ्टर डेथ संपत्ति को दे करके जाते हैं, तो बेटा और बेटी को सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी यानी कि पिता की जो सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी है उस पर कानूनी हक नहीं होगा। तो ये प्रोसेस होती है, ये तरीका होता है सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी का डिवीज़न का, जो कि बहुत ही स्पष्ट है, आम है। आइए हम जानते हैं कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी कौन सी होती हैं और इनका डिवीज़न समाज से लेकर के कानूनी स्तर से किस प्रकार से किया जाता है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी यानी कि पैतृक संपत्ति, ऐसी संपत्ति जो 4 पीढ़ियों से पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, उसे हम एंसेस्ट्रल यानी कि पैतृक संपत्ति कहते हैं, जिसमें परदादा, दादा, पिता और बेटा यानी कि ग्रेट ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर, फादर, फादर, सन, ये 4 लोगों के बीच में जो पीढ़ी दर पीढ़ी संपत्ति होती है, उसे हम पैतृक यानी कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी कहते हैं। हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005 के अनुसार पैतृक संपत्ति में जन्म से ही बेटा और बेटी का बराबर का अधिकार होता है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में पिता माँ संपत्ति में बेटा और बेटी को जन्म से ही अधिकार मिल जाता है कानूनी रूप से। पैतृक संपत्ति में कोई भी व्यक्ति किसी को भी किसी भी प्रकार से बेदखल नहीं कर सकते हैं, जब तक कि कानूनी रूप से उस संपत्ति का बंटवारा नहीं हो जाता है। कोई भी व्यक्ति पैतृक संपत्ति नहीं बेच सकता है, क्योंकि यह 4 पीढ़ियों की संपत्ति होती है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में मुख्य व्यक्ति यानी कि मुखिया संपत्ति को नियंत्रित करता है या कर सकता है। अन्य सदस्यों के लिए संपत्ति नियंत्रित कर सकता है वो मुखिया। पैतृक संपत्ति को एक व्यक्ति नहीं बेच सकता है। पैतृक संपत्ति को तभी बेचा जा सकता है जब सभी हितधारक
दस्तावेजों के साथ वह सिग्नेचर द्वारा सहमत हों। अगर परिवार का कोई सदस्य असहमत है तो पैतृक संपत्ति किसी भी प्रकार के द्वारा बेची नहीं जा सकती है। अगर परिवार का एक सदस्य अन्य परिवार के हितधारकों की बिना अनुमति के संपत्ति को बेचता है तो परिवार के अन्य सदस्य उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। आइए हम जानते हैं कि कानूनी तौर पर यानी कि अदालतों के द्वारा एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी यानी कि पैतृक संपत्ति का बंटवारा किस प्रकार से किया जाता है। पैतृक संपत्ति का बंटवारा हमारी समाज में एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में उभर करके आई है। भारतीय समाज में पैतृक संपत्ति का बंटवारा परिवारों के बीच झगड़े व मनमुटाव का कारण बनता है। समाज के शिक्षित व समझदार व्यक्ति अपनी समझदारी से पैतृक संपत्ति का बंटवारा एक दूसरे की सहमति के साथ कर सकती हैं। आइए हम जानते हैं कि पैतृक संपत्ति का बंटवारा कानूनी तरीके से किस प्रकार से किया जाता है। सबसे पहला तरीका है पार्टीशन बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट यानी कि आपसी सहमति से बंटवारा करना, जिसमें पार्टीशन डीड यानी कि विभाजन विलेख है। पार्टीशन डीड जब एक परिवार के सभी सदस्य म्यूचुअल रेस्पेक्ट से संपत्ति का विभाजन कर लेते हैं, जिससे सभी हितधारकों को प्रॉपर्टी में नाम, टाइटल, प्लेस ऑफ प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो जाती है, तो उसे एक प्रकार से पार्टीशन बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट ऑफ द पार्टीशन डीड कहते हैं। पार्टीशन बाय डीड यानी कि गवर्न बाय द रिलीजन्स एक्ट, जिसमें इंडियन सक्सेशन एक्ट है, हिंदू एक्ट है और मुस्लिम एक्ट हैं, अन्य रिलीजन्स के एक्ट हैं। दूसरा तरीका है प्रॉपर्टी पार्टीशन बाय डीड यानी कि रजिस्टर एंड एक्सिक्यूटेड ऑन द स्टाम्प पेपर in very clear with terms and condition according to mutual concept of all family members with shareholders। यानी कि पार्टीशन बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट में जो पार्टीशन डीड होता है वो परिवार के सदस्यों के म्यूचुअल रेस्पेक्ट और हर एक व्यक्ति की सहमति के अनुसार होता है, जो कि कानूनी रूप से स्टैम्प्स पर विद सिग्नेचर विद क्लियर टर्म्स एंड कंडीशन के द्वारा होता है। पार्टीशन बाय म्यूचुअल रेस्पेक्ट में जो दूसरा तरीका है वो है फैमिली सेटलमेंट। जब परिवार के सदस्य बिना कोर्ट की अनुमति के आपस में संपत्ति का बंटवारा करते हैं यानी कि ओरली विदाउट रजिस्टर एंड स्टाम्प पेपर, तो उसमें विद म्यूचुअल रेस्पेक्ट की जो फैमिली सेटलमेंट होता है ये भी एक प्रोसेस या तरीका होता है डिवीजन ऑफ पार्टिकल प्रॉपर्टीज़ का। पार्टीशन ऑफ प्रॉपर्टी थ्रू म्यूचुअल एग्रीमेंट में जो दूसरा तरीका है वो है फैमिली सेटलमेंट। जब परिवार के सदस्य बिना कोर्ट की अनुमति के आपस में संपत्ति का बंटवारा करते हैं यानी कि ओरली मौखिक रूप से विदाउट रजिस्टर एंड विदाउट स्टैम्प पेपर के, तो उसे हम एक प्रकार से फैमिली सेटलमेंट कहते हैं। ये भी एक प्रकार से प्रॉपर्टी का डिवीज़न है। लेकिन अब हम जानते हैं कि जो कानूनी रूप से यानी कि कोर्ट के द्वारा संपत्ति का बंटवारा किस प्रकार से किया जाता है। पार्टीशन थ्रू कोर्ट यानी कि अदालत के माध्यम से जो विभाजन होते हैं संपत्ति के, वो अमूमन सिविल कोर्ट में होते हैं, यानी कि संपत्ति के बंटवारे सिविल कोर्ट में किए जाते हैं। सिविल सूट बिफोर द सिविल कोर्ट में दाखिल किए जाते हैं। लिमिटेशन एक्ट 1963 के अनुसार सिविल सूट दाखिल करने की जो समय सीमा है वो 12 साल है। इसका मतलब है कि मान लीजिए परिवार के सदस्यों द्वारा अगर संपत्ति का बंटवारा कर दिया गया है, अगर एक पार्टी असहमत है तो उस पीरियड से लेकर के आने वाले 12 साल तक वो व्यक्ति, वो पार्टी सिविल कोर्ट में कोई भी वाद दाखिल कर सकती है और जो सिविल सूट की जो समय सीमा होती है वो 12 साल होती है। तो आइए हम कानूनी रूप से जो प्रॉपर्टी का डिवीज़न होता है वो किस प्रकार से होता है। सबसे पहला स्टेप इसमें ये होता है कि जिस पार्टी को प्रॉपर्टी डिवीज़न में समस्या है या एक पार्टी जो असहमत है, सबसे पहले उसे दूसरी पार्टी को एक सिंपल लीगल नोटिस भिजवाना होता है। दूसरा स्टेप जो पार्टीशन ऑफ डिवीज़न में होता है वो है ड्राफ्ट प्लान यानी कि वाद पत्र का मसौदा तैयार करना। पार्टीज के नाम पर या पता, शिकायत की प्रवृत्ति क्लियरली एफिडेविट पर सत्य विवरण करना होता है। तीसरा जो स्टेप होता है वो है टू फाइल द पावर ऑफ अटर्नी, यानी कि पावर ऑफ अटर्नी एक औपचारिक दस्तावेज है जो वकील को क्लाइंट का प्रतिनिधित्व करने की शक्ति प्रदान करता है। चौथा जो स्टेप होता है वो है टू फिल द फीस ऑफ द कोर्ट। कोर्ट की फीस आमतौर पर प्रॉपर्टी की सर्कल रेट पर निर्भर होती है। इसके बाद कोर्ट स्टार्ट करता है हियरिंग की और डिसाइड करता है मेरिट ऑफ केस की। यहाँ हमें ये बात ध्यान करने की ज़रूरत है कि
कि न्यायालय मामले में तभी आगे बढ़ेगा जब मुकदमे में कोई योग्यता मिलती है। अदालत के विवेक पर सारी प्रक्रियाएं पूरी तरीके से निर्भर होती हैं। अपोजिशन पार्टी को लीगल नोटिस भेजकर सुनवाई के लिए मांग की जा सकती है इस स्थिति में। उसके बाद जो चौथा स्टेप सिविल कोर्ट में होता है वो है अपोजिट पार्टीज को जब नोटिस प्राप्त हो जाता है तो अपोजिशन पार्टीज 30 दिन से लेकर के 90 दिन के अंदर लिखित यानी कि रिटन बयान दाखिल करती हैं। और जो पांचवा स्टेप होता है वो लिखित बयान प्राप्त होने पर प्लेंटिफ जिसने वाद दाखिल किया है वो उसको स्वीकार कर सकता है या अस्वीकार करता है। जब एक बार कोर्ट की प्लीडिंग्स कंप्लीट हो जाती हैं तो दोनों पार्टीज रिलीवेंट डॉक्यूमेंट्स क्लेम पोजेशन कोर्ट में जमा करती हैं। दस्तावेजों को एक्सेप्ट और रिजेक्ट करना कोर्ट के विवेक पर निर्भर रहता है। जब दोनों पार्टीज क्लेम प्रूफ और विटनेसेस जिसकी सीमा अमूमन 15 दिन होती है जब कोर्ट में प्रोड्यूस करते हैं तो उसके बाद जो फाइनल ऑर्डर आता है कोर्ट के द्वारा और इस बीच अगर कोई भी पार्टी संतुष्ट या असंतुष्ट होते हैं तो वो पुनः वाद दाखिल कर सकती हैं। बहरहाल जब फाइनल ऑर्डर आता है कोर्ट का तो दोनों पार्टीज फाइनल ऑर्डर्स की कॉपीज एक्सेप्ट करती हैं और अपना पोजीशन जो कोर्ट के द्वारा पार्टीशन किया गया है उसे एक्सेप्ट करते हैं। बहरहाल मैं आपको यहाँ पर ये एडवाइस देना चाहूँगा कि अगर आप प्रॉपर्टी से संबंधित वाद या प्लेंट कोर्ट में दाखिल करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप ये बात ध्यान रखिए कि आपको सबसे पहले वेल एजुकेटेड एडवोकेट्स हायर करना है क्योंकि सारी प्रक्रिया एडवोकेट्स की कार्य क्षमता पर निर्भर रहेगी। तो आप संपत्ति से जुड़े हुए लीगल एडवाइस मुझसे ले सकते हैं। तीसरी जो संपत्ति है वो है सेपरेट प्रॉपर्टी यानी कि ऐसी संपत्ति जो किसी व्यक्ति को दान में, गिफ्ट में या दहेज में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा या वसीयत के रूप में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्राप्त होती है उसे हम सेपरेट प्रॉपर्टी कहते हैं। सेपरेट प्रॉपर्टी के जब हम डिवीज़न की बात करते हैं तो ये सिर्फ विल यानी कि वसीयत के द्वारा ही की जा सकती है। इंडियन सक्सेशन एक्ट 1922 के अनुसार सेक्शन 222 के अनुसार विल इज ए सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द सील ऑफ द कोर्ट। कहने का मतलब है कि वसीयत कोर्ट की मोहर द्वारा प्रमाणिक कॉपी है जो गुप्त रखी जाती है। अगर हम एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को विल के वसीयत के द्वारा प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की जाती है तो इसकी जो प्रक्रिया होती है वो सबसे पहले ये होती है कि सबसे पहले व्यक्ति को कोर्ट में एक पेटिशन दाखिल करनी होती है। उसके बाद कोर्ट पब्लिक नोटिस जारी करता है जिसमें न्यूज़पेपर में वो कोई भी किसी भी प्रकार के ऑब्जेक्शन इनवाइट कर सकता है। उसके बाद अगर कोई भी किसी भी प्रकार के उस संपत्ति से जुड़े हुए ऑब्जेक्शन कोर्ट में नहीं आते हैं तो उसके बाद कोर्ट एविडेंस एक्सेप्ट करता है और उसके बाद कोर्ट प्रोबेट विल ग्रांट करता है जिसके बाद विल के द्वारा यानी कि वसीयत के द्वारा प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को दिया जाता है। हमें यहाँ ये बात ध्यान करने की ज़रूरत है, विल यानी कि वसीयत हमेशा सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी और सेपरेट प्रॉपर्टी ऑफ द एंसेस्ट्रल यानी कि पैतृक संपत्ति में ही बनाई जा सकती है। तो 3 तरीके होते हैं प्रॉपर्टीज़ के डिवीज़न के। आइए हम एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट हॉनरेबल हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट का पढ़ते हैं। जब माँ बाप की संतानों की उम्र 21 साल की उम्र हो जाती है उसके बाद अगर कोई संतान माता पिताओं की संपत्ति में कानूनी हक जमाती है तो यहाँ हमें ये याद रखने की ज़रूरत है कि माँ बाप की संपत्ति में औलादों का किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं होता है। ये सिर्फ एंसेस्ट्रल यानी कि पैतृक संपत्ति में ही कानूनी अधिकार होता है। सेपरेट प्रॉपर्टी और सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी में बच्चों का कोई भी किसी भी प्रकार का कानूनी अधिकार नहीं होता है। तो ये 3 तरीके होते हैं प्रॉपर्टी डिवीज़न के। मुझे उम्मीद है कि हमारी समाज में जो दिन प्रतिदिन संपत्ति से जुड़े हुए मामले बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं, मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आप संपत्ति से जुड़े हुए मामलों को कोर्ट के दरवाजे तक लेकर के आना चाहते हैं तो सबसे पहले आप एक अच्छा वकील यानी कि वेल एजुकेटेड एडवोकेट हायर कीजिए। प्रॉपर्टी से संबंधित कोई भी किसी भी प्रकार की कानूनी सहायता के लिए एज ए लीगल एडवाइज़र आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं।